जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कल हमने बात की थी जो क्वेश्चन था हमारा पास वॉबनिक कंपनी का, उसको हमने सॉल्व किया था। और वॉबनिक कंपनी के क्वेश्चन के अंदर हमने देखा था कि हम अपनी करंट रेशियो, क्विक रेशियो, इन्वेंट्री डेज ये हमने कैलकुलेट करना सीखे थे। स्टूडेंट्स इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो हमारा है पूमिस कंपनी का। और पूमिस कंपनी का जो क्वेश्चन है उसको मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। वो कह रहा है कि जी प्रिपेयर a forecast statement of financial position for the Pumis company and calculate the effect of the proposed expansion of the working capital ratio listed by the finance director, 4 marks, and discuss in which ways implementing the proposed changes in working capital represents changes in working capital investment policy for the Pumis company and changes in working capital funding policy. तो इन्वेस्टमेंट एंड फंडिंग स्ट्रेटजी जो है पॉलिसीज के बारे में बात कर रहा है थ्योरेटिकली। ये अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम ऊपर वाले जो पॉइंट्स हैं, ऊपर वाली जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हम उसकी बात करेंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में वो कह रहा है द सिनेरियो रिलेट्स टू आवर 4 रिक्वायरमेंट्स। पुमिस कंपनी प्लान्स टू एक्सपैंड इट्स बिजनेस ऑपरेशंस by opening several new outlets at a cost of $8 million. So आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है $8 million की, फाइनेंस बाय एन इश्यू ऑफ लोन नोट्स। द कंपनी करंटली जनरेट्स क्रेडिट सेल्स ऑफ 80.768 million बिफोर द कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ 27.7 million. All sales are on credit. The current statement of financial position of Pumis company is as follows. आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डिपिक्शन दी हुई है एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, total assets, equity and liabilities, equity reserves, total equity, non-current liabilities and the current liabilities आपको दी हुई हैं। Pumis company expects that the expansion will increase credit sales by 18.7%. आपकी जो sales हैं वो इतने परसेंट से बढ़ेंगी, तकरीबन 19% से, with the cost of sales being 33% of the credit sales and the profit after the tax is 6.818 million. Non-current asset will increase by 11%. The bank has demanded that Pumis company overdraft will be reduced to $3 million. Reduce to का वर्ड आ रहा है, इतने तक आपने इसको reduce करना है. The company expect its cash balance to be $0.7 million after the expansion. Pumis company has been receiving complaints from its suppliers about the late payment and the company plans to improve its working capital management as part of the expansion. It expects that the following working capital ratio will result. क्या मिलेगा जी आपको? 50 days इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, रिसीवेबल पेमेंट पीरियड विल बी 60 and the payable payment period will be 60 days. The finance director of Pumis company wishes to investigate how the expansion will change the following ratios. The one is trade payables payment period, current ratio, net working revenue over net working capital. Defining net working capital as inventory plus trade receivables less the trade payables. Assume there are 360 days. तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमने फोरकास्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो प्रिपेयर करनी है और उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कि वर्किंग कैपिटल रेशियोज जो हैं उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो इसको शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। यहां पे सबसे पहले हम हेडिंग देते हैं। कौन सी हेडिंग देंगे जी? हम हेडिंग देंगे forecasted statement of financial position। इसकी हमने हेडिंग दी, इसको बोल्ड कर दिया, यहां उसको अंडरलाइन भी साथ कर दिया। साथ साथ हम यहां पे लिखेंगे इन द डॉलर टर्म्स, like you will write here dollars in 1000। ओके जी। सबसे पहले हम बात करते हैं एसेट्स की। एसेट्स के अंदर एज पर द स्टेटमेंट विच इज गिवन टू यू, एसेट्स को हमने कर दिया बोल्ड। आपको फॉर्मेट ऑलरेडी उसने दिया हुआ है, इसी फॉर्मेट के साथ आप जो है अपनी फोरकास्ट स्टेटमेंट बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे नॉन करंट एसेट्स। स्टूडेंट नॉन करंट एसेट्स जो हैं वो उसके बारे में वो कह रहा है कि 54070 हैं और यहां पे हम अपनी जो नॉन करंट एसेट्स हैं उसके बारे में उसने क्या बताया हुआ है? वो कहता है एक्सपेंशन विल इंक्रीज क्रेडिट सेल्स बाय दिस 18.7% एंड नॉन करंट एसेट विल इंक्रीज बाय 11%।
तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो नॉन करंट एसेट 54070 को हम इंक्रीज करेंगे 111% से, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 60,018। ठीक है, इसके अंदर मैं कॉमा फिगर्स के अंदर लगा देता हूं ताकि आपको सेपरेट करने में आसानी हो, और इसको थोड़ा सा हम आगे को ले जाते हैं ताकि हमारे पास कुछ स्पेस बने। तो ये हमने कैलकुलेट की नॉन करंट एसेट्स को। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स में सबसे पहले तो हमारे पास है जी इन्वेंटरीज जी। इन्वेंटरीज के अंदर स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो 4000 की इन्वेंट्री दी हुई है। 4000 बेसिकली अगर हम गौर से देखें तो उसने कुछ आपको बताया है। वो कहता है द पुमिस कंपनी एक्सपेक्ट द एक्सपेंशन विल इंक्रीज क्रेडिट सेल्स बाय 18.7% with the cost of sales being 33% of the credit sales and the profit after tax is 6.818। उसके बाद आपको क्या कहते हैं वो बता रहा है जी द कंपनी currently generates credit sales of 80.768 million and we are going to finance it with the $8 million। तो स्टूडेंट सिंपली हमने जो कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है उसको कैलकुलेट करना है और उसकी मदद से हमने देखना है कि हमारे पास जो इन्वेंट्री है वो कितनी बनती है। इन्वेंट्री विद द एक्सपेंशन हाउ मच इट वुड बी। वो यहां पे कह रहा है ना कि आपके पास जो इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड है दैट विल बी 50 डेज। तो 50 डेज के मुताबिक आपके पास जो वैल्यू निकलेगी वो कैसे निकलेगी स्टूडेंट्स, उसको कन्वर्ट करेंगे हम। सबसे पहले तो हम कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट फॉर्मूला ये होगा इन्वेंट्री को निकालने का, हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि इन्वेंट्री ओवर कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय द डेज, और यहां पे हमारे पास इन्वेंट्री के डेज हैं 50 डेज। तो अगर हम इसको सबसे पहले हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स को कैलकुलेट करना है, मैं यहां पे नीचे जाके कॉस्ट ऑफ सेल्स को कैलकुलेट करता हूं। कॉस्ट ऑफ सेल्स को कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले तो जो है वो रेवेन्यू कैलकुलेट करना है। रेवेन्यू जो है वो कितना दिया हुआ है आपको, उसने कहा है जी कि आपका 80.768 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू है। तो मैं यहां पे लिखता हूं 8768 मिलियन का आपके पास रेवेन्यू है, और हमें ये भी एक्सपेक्ट करें कि ये जो रेवेन्यू है दैट विल आल्सो बी इंक्रीजिंग बाय 18.7%, यानी कि ये आपकी सेल्स बढ़ेगी तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ सेल्स भी जो है सबसे पहले तो हम सेल्स को बढ़ाएंगे, उसके मुताबिक फिर हम कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालें। तो हम यहां पे देखते हैं रेवेन्यू को। सो ये इधर आप लिख लीजिएगा इसको, रेवेन्यू, सेल्स लिख लें या रेवेन्यू लिखें एक ही बात है। सेल्स हमारे पास कितनी है स्टूडेंट्स, सेल्स हैं 8768 की, और ये हमारी बढ़ेंगी सेल्स बाय 18.7%। सो इसको मैं करूंगा 118.7, 18.7%, यही बनता है ना। सो दैट विल बी 9587162 इन 1000। ठीक है जी, क्योंकि मैंने इस फिगर्स को 1000 में राउंड ऑफ किया है। 80.768 मिलियन है तो मैं इसको इसी तरह लिखूंगा ना, 8768,000। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी कह रहा है वो स्टूडेंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स वो कह रहा है इट इज 33%। तो अगर हम इसी का 33% लें तो हमारे पास जो वैल्यू निकलती है कॉस्ट ऑफ सेल्स की वो निकलती है 3163,763 की, राइट जी। तो स्टूडेंट्स इन्वेंट्री अगर हमने निकालनी है, इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है तो हम उसी तरह रिवर्स कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। दैट इज वी विल टेक दिस वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है 3163। वैसे तो फॉर्मूला क्या होता है इन्वेंट्री डेज का स्टूडेंट, इन्वेंट्री डेज का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, इट इज कैलकुलेटेड एज द इन्वेंट्री ओवर कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। यहां पे हम लेंगे 360, तो ये हमारा फॉर्मूला था। अगर हमने इसको कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स, हम सिंपली इसको कैलकुलेट करेंगे 3163 मल्टीप्लाई बाय 50, डिवाइड करेंगे इसको 360 से,
तो हमारे पास जो इन्वेंट्री की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 4394 की वैल्यू निकलेगी। ओके स्टूडेंट्स, 4394। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर जो हमारे पास जो ऊपर हम वैल्यू लिखेंगे इन्वेंट्री की, दैट विल बी 4394 की। गॉट इट। अब एक दफा हम इसको फिर दोबारा से देख लेते हैं स्टूडेंट्स के हमारे पास 80 पॉइंट कितनी थी सेल्स, 80 पॉइंट। इसको अगर आपने वैसे डायरेक्टली करना है, मिलियंस में करना है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 80.768 इंटू 118। तो उसके बाद हमारे पास आंसर आएगा, इसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। यहां पे आप लिखेंगे 80.768 9587। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी निकलेगी 3167 की, और उसके बाद आप इसका निकालेंगे 439। जी तो स्टूडेंट्स यहां पे हमारे पास एक छोटी सी गलती हुई है, वो ये है कि हमने जो सेल्स थी 95872, ये हमारी सेल्स हैं जो हमने क्रेडिट सेल्स ली, और ये इंक्रीजिंग के साथ है। जब हम इंक्रीज करेंगे तो इसको यहां पे लिखेंगे 1.187। 18.7% का मतलब है कि आपने 118.7% लेना, तो आप इसको मल्टीप्लाई करें 1.187 के साथ। तो हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकलेगी इसकी बेस पे 33% के लिहाज से वो निकलेगी 31638, और इन्वेंट्री की वैल्यू क्या निकलेगी 50 डेज के मुताबिक, दैट विल बी 4394। तो यहां पे हम इसी इन्वेंट्री को ले जाएंगे 4394 के साथ। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेट करना है अपना ट्रेड रिसीवेबल्स को। सो यहां पे हम लिखते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स, और ट्रेड रिसीवेबल्स जो हैं अभी वो कह रहा है कि जी कितने डेज हैं हमारे पास, 60 डेज। हमने सेल्स भी निकाली हुई है और हमारे पास रिसीवेबल्स की भी अमाउंट है। अगर आपने इसके मुताबिक रिसीवेबल्स कैलकुलेट करने हैं तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट? सिंपली हमारे पास जो सेल्स हैं वी विल राइट इट एज सेल्स 95872, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितने दिनों की सेल्स हैं 60 डिवाइडेड बाय 360, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 15,978 या 79 की ट्रेड रिसीवेबल फॉर द 60 डेज। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट स्टूडेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो हैं वो हमारे कितने हैं जी 800 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एज पर गिवन है। लेकिन इसके बारे में और वो क्या कह रहा है, वो कहता है द बैंक हैज डिमांडेड दैट पुमिस कंपनी ओवरड्राफ्ट बी रिड्यूस्ड टू $3 million एंड द कंपनी एक्सपेक्टेड कैश टू बी 0.7 million। तो 0.7 मिलियन से क्या मुराद है कि लाइक विल टेक हेयर 700,000, यही होगा ना 700,000, 0.7 मिलियन मींस दिस। तो उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स करंट एसेट्स कितने निकलते हैं, यहां पे हम सम करते हैं करंट एसेट्स का फ्रॉम दिस पॉइंट टू द अबव। तो ये हमारे पास करंट एसेट निकलते हैं 21073। उसके बाद हमारे पास टोटल एसेट्स कैलकुलेट करते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स में हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके टोटल करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स, तो ये हमारे पास टोटल एसेट्स जो हैं वो निकल आते हैं। अच्छा, इस सारी चीज को आप नीचे यहां पे और ले जाएं ताकि आप जो बाकी इंफॉर्मेशन है उसको यहां पे इनपुट कर सकें। ले स्टूडेंट्स, उसके बाद हम आते हैं यहां पे हेडिंग देते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज की। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज की हेडिंग दी। इक्विटी जो है आपके पास, उसने आपको कहा हुआ है कि जी आपकी इक्विटीज एंड लायबिलिटीज जो है वो $6 million की हैं। तो आप यहां पे लिखेंगे इक्विटी को सिंपली $6 million, दैट इज 6,000। उसके बाद स्टूडेंट्स रिजर्व्स, रिजर्व जो है वो आपके कितने होंगे, इसको देखते हैं। वो कहता है कि जी कोई इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है यहां पे, उसने प्रॉफिट के बारे में वो कहता है द प्रॉफिट द क्रेडिट सेल्स इज 8768
before cost of sales of 27.7 on the credit the current statement of financial position is this. उसके बाद वो आपसे कहता है Pumis expect expansion with the increase of 18.7%. Cost of sales is this. Profit after the tax being 6 point कितना दिया हुआ जी आपको 6.818 मिलियन का, और अभी जो है वो हमारे पास रिजर्व्स कितने हैं 34,000 के हैं. तो हम रिजर्व्स को अगर कैलकुलेट करें सो 34,000 प्लस स्टूडेंट्स जो बाद में आपसे वो बात कर रहा है कि आपका आफ्टर द टैक्स प्रॉफिट जो है एक्सपेंशन के साथ वो हो जाएगा 6.818 का. सो इट विल बी इंक्रीज्ड. सो 6818 इसको अंदर हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे. सो 34,000 प्लस 6818 जी. तो ये हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 40,818 की. उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास जो टोटल इक्विटी है वो कितनी है. हम फॉर्मेट वही फॉलो करें जो हमें दिया हुआ है. टोटल इक्विटी होगी इसकी, इन दोनों को अगर आप ऐड कर लें तो वो कितनी बनती है आप उसको देखिएगा. टोटल इक्विटी इज इक्वल टू, you will add this together, 40818 plus 6,000, so that is 46818. इसको आप कर दें बोल्ड और साथ इसको कर लें सेव. उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी की बात करते हैं. नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर स्टूडेंट्स उसने आपको जो फिगर्स दी हुई है वो एक तो आपको बता रहा है 18 मिलियन की है, 18,000, और इसके साथ साथ वो नीचे कुछ आपको और भी बता रहा है. वो कह रहा है कि जी आपकी जो वैल्यूज हैं अबाउट द 3 मिलियन एंड द कंपनी एक्सपेक्ट इट टू बी दिस. ओवरड्राफ्ट 3 मिलियन से रिड्यूस होगा. नॉन करंट लाइबिलिटीज में 18 मिलियन है. 18 मिलियन के साथ आपने जो अपनी कैलकुलेशन करनी है दैट इज कि जो आपको वो कह रहा है कि जी Pumis company plans to expand its business operation by opening several new outlets at a cost of 8 million financed by an issue of loan notes. तो इसका मतलब है कि आपको 18 मिलियन के अंदर यानी कि 18,000 में 8,000 और ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास जो नॉन करंट लाइबिलिटीज होंगी वो 26,000 की बनेगी. इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हमारे पास जो करंट लाइबिलिटीज हैं उसको हम कैलकुलेट करते हैं. करंट लाइबिलिटीज के अंदर क्या क्या कैलकुलेट होगा. तो सबसे पहले तो करंट लाइबिलिटीज के अंदर हम देखें तो ओवरड्राफ्ट जो है स्टूडेंट, ओवरड्राफ्ट वो कह रहा है कि हमने इसको रिड्यूस करना है कितने तक, 3 मिलियन तक. तो वी विल टेक इट अप टू 3,000. ठीक है. एंड पेबल्स के लिए स्टूडेंट्स वही अप्रोच जो हमने रिसीवेबल्स के लिए यूज की थी. तो हम यहां पे लिखेंगे पेबल्स. हमारे पास जो पेबल्स हैं ऑलरेडी वो कितने हैं जी 9690 इंटू 60. ठीक है, डिवाइडेड बाय 360. अगर हम देखें तो इसका वैसे बाय द वे फॉर्मूला क्या था हमने पढ़ा था, जो पेबल डेज कैसे निकालते हैं. पेबल डेज हम निकालते हैं पेबल्स ओवर कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय 360. तो अगर आप देखें तो सबसे पहले तो हमने ये कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू जो है वो निकाली थी, उसके मुताबिक हमने कैलकुलेशन करनी है. तो यहाँ पे ये वाली वैल्यूज नहीं आएंगी, हमने पेबल्स निकालने हैं. सो विल टेक द कॉस्ट ऑफ सेल्स दैट इज 31638 इंटू 60 ओवर 360 करें तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है पेबल्स की वो बनती है 5273 की. तो स्टूडेंट्स ये हमारे पेबल्स होंगे. इसके दरमियान में ये जितनी भी फिगर्स हैं इसके दरमियान में आप कॉमा लगा लें ताकि आपको फिगर्स जो है वो सेपरेटली नजर आए. उसके बाद हमारी टोटल लायबिलिटीज कितनी बनती है 26,000 प्लस 3,000 प्लस 5273. अगर आप देखें तो दैट मेक्स 34273. और टोटल इक्विटी है हमारे पास स्टूडेंट्स, इसको फर्दर थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं
ताकि हमें इसको कैलकुलेट करने में मसला ना हो। दिस प्लस द इक्विटी टोटल मिला के बनती है 81,091, और अगर हम टोटल एसेट्स को देखें तो वो भी 81,091 के बनते हैं जी। तो इसका मतलब हुआ कि हमारी बैलेंस शीट जो है वो टैली करती है, एंड इट मींस कि वी हैव डन द कैलकुलेशंस करेक्टली। तो ये हमने फोरकास्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो खास तौर पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्रिएट की। उसके बाद वो स्टूडेंट्स कहता है ए पार्ट हमने कर लिया, द फाइनेंस डायरेक्टर विशेस टू इन्वेस्टिगेट हाउ द एक्सपेंशन विल चेंज द फॉलोइंग रेशियोज: ट्रेड पेबल्स पेमेंट पीरियड, करंट रेशियो एंड रेवेन्यू ओवर नेट वर्किंग कैपिटल। कि ये जो चेंजेस आई हैं इसकी वजह से इन रेशियोज पे क्या फर्क पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो हमने क्वेश्चन किया था वॉबनिंग का, उसके अंदर हम इन्हीं रेशियोज को जो है वो पिक करते हैं और वहां पे हम जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इस वक्त पुमिस कंपनी का, नीचे करके इधर करके आप इसको पेस्ट कर दें। लेकिन हमारे पास इसने सिर्फ 3 रेशियोज का इंपैक्ट पूछा हुआ है। वन इज पेबल पेमेंट, करंट रेशियो एंड रेवेन्यू। सो क्विक रेशियो को यहाँ पे डिलीट कर देते हैं इसलिए कि वी डोंट नीड इट। उसके बाद उसने आपसे कहा है कि जी आप बताएं पेबल पेमेंट पीरियड और उसके साथ साथ आपका नेट रेवेन्यू। तो रिसीवेबल डेज भी नहीं चाहिए हमें, पेबल डेज चाहिए और दिस। ठीक है जी। तो करंट रेशियो जो है स्टूडेंट्स, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। तो हम बड़े आराम से यहाँ पे करंट रेशियो क्विकली कैलकुलेट कर सकते हैं। करंट एसेट हमने ऊपर कैलकुलेट किए थे, दैट वाज 210733 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज भी हमने कैलकुलेट की हुई है, दैट इज 30 कितनी है जी आपके पास, आप यहाँ पे ब्रैकेट लिख के ब्रैकेट ओपन करके इसको ऐड कर सकते हैं। करंट लायबिलिटीज में ओवरड्राफ्ट है प्लस पेबल्स हैं, सो इन दोनों को आपने ब्रैकेट में डाला तो आपके पास 2.55 की रेशियो निकलती है, 2.55 टाइम्स की। उसके बाद आपने अगर इन्वेंट्री डेज निकालने हैं, इन्वेंट्री डेज के बारे में पूछा हुआ उसने, इन्वेंट्री डेज में वो कह रहा है कि आप इन्वेंट्री डेज को भी देखें, नहीं कह रहा। तो पेबल डेज के बारे में कहा है, इसको भी हम अपनी लिस्ट में से डिलीट कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे हम इसको ले जाते हैं ऊपर करके। अब देखते हैं पेबल डेज। पेबल डेज का फॉर्मूला क्या होगा? पेबल डेज का फॉर्मूला क्या है? पेबल्स जो हमने कैलकुलेट किए 5273 डिवाइड करेंगे इसको किससे? कॉस्ट ऑफ सेल से, एंड मल्टीप्लाइड बाय 360, तो ये हमारे पास बनते हैं 60 डेज। आप ये देख लें एग्जैक्टली ये 60 डेज ही निकल रहे हैं। और सेल्स ओवर नेट वर्किंग कैपिटल, और उसने आपको बताया कि नेट वर्किंग कैपिटल में आप किसका लेंगे जी? नेट वर्किंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? सेल्स डिवाइडेड बाय एज पर द इंस्ट्रक्शन जी। नेट वर्किंग कैपिटल का उसने फॉर्मूला बताया इन्वेंट्री प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स। सो इन्वेंट्री कितनी थी हमारे पास स्टूडेंट्स? ऊपर आपके पास इन्वेंट्री है 4394 प्लस रिसीवेबल्स हैं 15979, माइनस करेंगे इसमें से ट्रेड पेबल्स जो आपने 5273 निकाले हैं। सो हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज 6.35। स्टूडेंट्स इसको अगर आप देखें तो दैट इज ऑलमोस्ट 6.3 टाइम्स या 6 टाइम्स। तो ये हमारे पास जो दूसरा पार्ट था ना क्वेश्चन का, ये हमने सॉल्व किया है इधर। दैट इज कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ प्रपोज एक्सपेंशन ऑन द वर्किंग कैपिटल रेशियोज लिस्टेड बाय द फाइनेंस डायरेक्टर। तो ये जो लिस्ट उसने दी थी आपको, उसके ऊपर हमने इंपैक्ट देखा कि वो क्या आया। तो हमने A1 पार्ट और A2 पार्ट जो है इसको आप यहां पे कर दें A2, और ऊपर जो हमने सॉल्व किया दैट वाज A1 पार्ट। इसको मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूं और इसके लिए हम यहाँ पे कर देते हैं A1। इसको भी आप हाईलाइट कर दें ताकि हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकें कि व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड सो फॉर। ठीक है जी। सो 2 रिक्वायरमेंट्स हमने कंप्लीट की, A1 A2। उसके बाद वो कह रहे हैं डिस्कस द इन विच वेज द इंप्लीमेंटिंग द प्रपोज्ड चेंज इन वर्किंग कैपिटल रिप्रेजेंट्स एंड चेंजेस इन द वर्किंग कैपिटल पॉलिसी। स्टूडेंट्स यानी कि आपके पास जो 6 और 4 नंबर हैं उसको हमने कंप्लीट किए, यानी कि 10 मार्क्स कंप्लीट किए। 10 मार्क्स जो है वो डिस्कशन के हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो मैं इसको भी यहां पे ग्रीन के साथ हाईलाइट कर लेता हूं जो हमने सॉल्व किया है। उसके बाद स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है पेंगली कंपनी का, और पेंगली कंपनी का जो क्वेश्चन है दैट इज नाउ योर असाइनमेंट।
जैसे मैंने आपको कल भी कहा था कि आपने इसको खुद से ट्राई करना है पेंगली को। तो जो क्वेश्चन असाइनमेंट के होंगे वो मैं आपको रेड कर दूंगा ताकि आपको आइडिया हो। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये वाला जो क्वेश्चंस है आगे विडनॉर, ये आपका जो क्वेश्चंस हैं ये हैं जी आपके रिसीवेबल मैनेजमेंट के हवाले से। तो हम और जरा देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन हैं जी। जैसे कि हमारे पास कैट कंपनी का क्वेश्चन है और एक है प्लॉट कंपनी का, और ये क्वेश्चन है आपके इन्वेंट्री मैनेजमेंट के हवाले से। तो हम इसको सॉल्व करेंगे थोड़ी देर में। थैंक यू वेरी मच।